क्या हुआ? इसको नहीं समझा है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये पढ़ना है हमको। कल मैंने पढ़ाया था तुमको क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? जब हम किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसको ही हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सपोज मैंने एक बीकर लिया है, इसके अंदर सॉल्वेंट लिया है पानी, सादा वाला क्या लिया है? पानी, वाटर। ठीक है, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट तुमको पता है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ये वाटर बॉईल कब होगा? जब हम टेम्परेचर कितना देंगे इसको? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस सॉल्वेंट वाटर के अंदर डालती हूँ कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कोई ऐसी चीज़ जो कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है, इम्प्योरिटीज़ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, तो इसको जब मैं बॉईल करूँगी तो ये 100 डिग्री पे नहीं होगा, ये होगा 102 पे या फिर उससे भी ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी क्या कर दी? ऐड। जो इम्प्योरिटी ऐड कर दी वो कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है। कैसी है? नॉन वॉलेटाइल। तो जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। इसको ही बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी तो वही है कि नहीं? बस हुआ क्या, यहाँ पे प्योर वाला पानी, इसके अंदर कुछ मिलावट किया है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? अलग से सॉल्यूट डाल दिया है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम यहाँ पे सॉल्यूट डाल दे रहे तो अब ये वाटर रहा क्या? अकेला वाटर रहा क्या? अब ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट ऑलरेडी पहले वाटर था, बाद में सॉल्यूट डाल दिया, अब क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज़्यादा। सब जबकि इसके अपोजिट वेपर प्रेशर में क्या देखा था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था और सॉल्वेंट का जो प्योर वाला था उसका वेपर प्रेशर कैसा था? ज़्यादा। इसलिए हम ऐसा लिखते थे कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1, है कि नहीं? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये किसका है? सॉल्वेंट का। क्योंकि सॉल्वेंट का बढ़ा है इसलिए सॉल्वेंट में से किसको माइनस कर रहे हैं? सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सॉल्वेंट है इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है? कम है। T0 भी कैसा है? कम। जबकि सॉल्यूशन का कैसा है? TB ज़्यादा है कि नहीं? तो हमको जो बॉइलिंग पॉइंट जितना भी बढ़ाओ कितना कैसे मिलेगा? जब हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से किसको माइनस करेंगे? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक बात ये है कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या फिर दूसरी बात अगर मैथमेटिकली समझाना है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, तो हम क्या मिलेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ TB क्या है? ये TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ये TB। और T0 भी क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का। और ये जो डेल्टा TB हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? ये क्या है? डेल्टा TB। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब हम ये पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है कि नहीं? वेपर प्रेशर, अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? ये भी कम होना चाहिए, है कि नहीं? कल केसर ने क्वेश्चन पूछा था ना कि क्यों बढ़ रहा है? कम होना चाहिए। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो ये भी कैसा होना चाहिए? कम। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही इसका आंसर है कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो देखो क्यों बढ़ रहा है, हम दोनों नजरिए से देखेंगे, वेपर प्रेशर से भी और बॉइलिंग पॉइंट से भी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बना कैसे? ये सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया हमने? सॉल्यूट, तो हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर था इसका, ठीक है। जो अब सॉल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों डिक्रीज हुआ उसके बारे में भी हमने गहन यहाँ पे चर्चा की थी, किया था कि नहीं? क्यों कम हुआ इसके बारे में बताया था तुमको। क्यों कम हुआ था? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो यहाँ पे आके जम जाएगा, सॉल्वेंट को वेपराइज होने में भी क्या करेगा? दिक्कतें पैदा करेगा, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा रहेगा? ज़्यादा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कैसा है? डिक्रीज। इसके मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज, ठीक है। तो देखो क्या है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। कोई चीज बॉइल कब होती है? बॉइलिंग पॉइंट का तुमने ये देखा ना डेफिनेशन, क्या है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, ठीक है। सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहता है, हम इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, नहीं है कि नहीं? एट 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तब वाटर क्या होता है? बॉयल होता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए 1 atm तक पहुंचने तक इसको टेम्परेचर ज़्यादा डालना पड़ेगा। क्या हमको कैसा डालना है? कम टेम्परेचर देंगे उतने में ये किस में पहुंच जाएगा? 1 atm पे। लेकिन इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है? कम है। वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने के लिए टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज़्यादा है। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है? यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, ज़्यादा को 1 atm पहुँचाने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्या? क्योंकि ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज़्यादा है, कुछ ना कुछ होगा, 0.8 0.7 कुछ ना कुछ atm इसका होगा। इसको थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये 1 atm बन जाएगा। लेकिन इसका वेपर प्रेशर कैसा है? इसके मुकाबले कैसा है? कम है, 0.5 0.2 होगा, 0.2 atm समथिंग जो भी। इसको 1 atm बनाने के लिए टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा? ज़्यादा देना। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? ज़्यादा। यहाँ टेम्परेचर कम दे रहे हैं इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? इसके मुकाबले कैसा है? कम। समझ में आया? समझ में आया? कुछ भी नहीं समझा? उसको नहीं समझा, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर वाली बात समझ में आई है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। सॉल्यूशन का क्या रहता है? कम। क्यों रहता है? ये कल हमने देखा, क्योंकि हम सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वेपर्स बनने में सॉल्यूट क्या दिक्कतें पैदा कर रहा है, इसीलिए सॉल्वेंट का ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम। जबकि इसके अपोजिट हम आज देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का जितने का उतना ही है, लेकिन जब सॉल्यूट डाल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। हमको ये दिक्कत है कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है? तो मैंने तुमको बताया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है। इस ज़्यादा वाले वेपर प्रेशर को 1 atm प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा क्या? कम देना पड़ेगा। जबकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा है? कम है। इस कम वाले वेपर प्रेशर को 1 atm कन्वर्ट करने में जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो कैसा देना पड़ेगा? ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे यानी वही इसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? ज़्यादा। यहाँ टेम्परेचर कम दे रहे इसलिए इसके मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ऐसा तुमको ग्राफ भी है, बॉइलिंग पॉइंट इन कंसिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हेडिंग है। समझ में आया तुमको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? एक बार नोट्स से समझा देती हूँ क्योंकि तुमको पता होना चाहिए हमारे नोट्स में क्या दिया है, ठीक है। सेम टू सेम जो बात यहाँ पे दी है एकदम मैंने वैसा ही लिखवाया है तुम्हारे नोट्स में, बस वो इंग्लिश में है क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन समझाना तो मेरे को हिंदी में ही पड़ेगा, तभी तो तुमको समझ में आएगा। तो समझ में आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तुमको, ठीक है। और क्यों बढ़ रहा है वो भी समझ में आया। मैं नोट्स क्यों निकाल रही हूँ? नोट्स निकाल। तो कल हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। आज देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। उसको ही हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, देखो लिखा है इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसको ही क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और T0 भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, यही यहाँ पे लिखा है, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जब हम माइनस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो बोला है इफ T0 भी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB जो है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। तो TB बड़ा होगा, T0 भी कैसा होगा, छोटा। क्यों बड़ा होगा वो हमने अभी देखा कि सॉल्यूट जब डालते बराबर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कैसा है, कम। इसलिए देखो साइन ऐसी है, उल्टी है। कल उल्टी थी, वेपर प्रेशर में अलग ही था, है कि नहीं, कैसा था, ऐसा कल देखा था ना, P1 और P01, ये सॉल्वेंट का था, सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन का कैसा था, कम। यहाँ पे इसका उल्टा देखने के लिए मिल रहा है, सॉल्यूशन का ज्यादा है और सॉल्वेंट का कैसा है, कम। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि T0 भी क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। TB क्या है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। TB बड़ा है और T0 भी कैसा है, छोटा। समझ में आया सबको, ठीक है। आगे देखो ये ग्राफ समझाया हुआ है, अब भी जो मैंने तुमको बताया ना वही पूरी चीज इस ग्राफ के माध्यम से तुमको समझाई गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाती हूँ तुमको, ठीक है। एक एक लाइन यहाँ पे बराबर तुमको पता होना चाहिए ना। ग्राफ इस प्रकार से दिख रहा है हमको कि यहाँ है वेपर प्रेशर और यहाँ है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यानी क्या, वही बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बाद में। और फिर यहाँ पे ऐसे दो कर्व देखने के लिए मिल रही है, एक कर्व का नाम है AB और एक का नाम है CD, है कि नहीं। और फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है और दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उससे, ठीक है। टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर, ठीक है। दो ग्राफ है ऐसे, दिख क्या रहा है हमको, दो कर्व दिख रहे हैं। पहला वाला जो कर्व है जिसका नाम AB है, क्या नाम है, AB, वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। दूसरा वाला जो कर्व है जिसका नाम है CD, वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम वेपर प्रेशर के हिसाब से जाए तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है, देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है कि कम है, ऊपर है ना। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है, कम। और अगर हम इधर के साइड से अगर जा रहे हैं तो देख रहे हैं टेम्परेचर की तरफ कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, कम है, और सॉल्यूशन का कैसा है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं, देखो ये पहले इनका वेपर प्रेशर था, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है। जैसे 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 हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है जब वो A पॉइंट पे पहुंच रहा है, कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे, तो इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर कितना, 760, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना है
एटमॉस्फेरिक, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं और एक सर्टन टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर कितना है T0B, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कितना है 760 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, बॉईल होगा, ठीक है। वैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक सर्टन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, टीबी पे है ना टेम्परेचर, वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो जा रहा है 760, यानी कितना, किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड क्या होता है, बॉईल होता है, यानी ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी है, कितना है, टीबी। तो साफ ग्राफ से देखा जा रहा है, ग्राफ से दिख रहा है तुम लोगों को, क्या दिख रहा है, 760 तक पहुंचने के लिए एक को कितना टेम्परेचर लगा, T0B, टीबी से पहले T0B कम है कि ज़्यादा है, ये पहले है और ये बाद में है, ऐसे लिखते ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कम है कि ये कम है, ये कम है। सॉल्वेंट को कम ही टेम्परेचर पे वो कितना हो जा रहा है 760, यानी कम टेम्परेचर दिया तो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसका कन्वर्ट हो गया और वो बॉईल हो गया। जबकि सॉल्यूशन को टेम्परेचर कैसा देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, तब वो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वो क्या हो जा रहा है, बॉईल। तो साफ साफ ग्राफ में देखा जा रहा है कि इसको टेम्परेचर कम दिए तो ये बॉईल हुआ और इसको टेम्परेचर कैसा दिए, ज़्यादा, तो ये बॉईल हुआ, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज़्यादा, और इसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ये ग्राफ से दिखाया जा रहा है। समझ में, वही चीज़ यहाँ पे लिख के दी गई है, देखो, द ग्राफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कवर सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, किसका, काय का ग्राफ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर अगेंस्ट, अगर हम सॉल्यूशन का जो ग्राफ बना रहे हैं, सॉल्यूशन का ग्राफ सॉल्वेंट के ग्राफ से कैसा है, नीचे है, दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है ना तुमको, है ना। सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि सॉल्वेंट के ग्राफ से सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है, नीचे। कौन सा ग्राफ, वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कैसा है, नीचे है। फिर हम देख रहे हैं द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व CD विद द लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm HD इज बॉइलिंग पॉइंट। देखो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये जो कर्व है जिसका नाम क्या है CD, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये कर्व 760 mm HG लाइन को क्या होगा, ऐसा इंटरसेक्ट होगा, यही क्या होगा, सॉल्यूशन का क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही ये जो कर्व AB का जो भी पॉइंट, जब कर्व AB इंटरसेक्ट होगा, ये जो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, 760 mm HG से पास हो रही है, ये लाइन और ये कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, यही किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का, ऐसा बोल रहा है। जो CD कर्व है जो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, ये कर्व और यहाँ 760 से पास होने वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वो सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे ही जो सॉल्वेंट का जो कर्व है जिसका नाम क्या है, AB, ठीक है, ये कर्व और 760 mm HG से पास होने वाली जो लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वही किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट का। तो दिख रहा है सॉल्वेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख के दी है। देखो, द सिमिलर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व AB विथ लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm HG इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी जो बताया तुमको, ठीक है। आगे बोल रहा है इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए ऐसे ही पहुँच गए क्या, देखो बहुत सारे टेम्परेचर से गुजरना पड़ा, उसके बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे और ये भी इसके बाद ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा है। यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कुछ नहीं, ऐसा होगा क्या, बहुत सारे टेम्परेचर हो गए, है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे टेम्परेचर हो गए, इतना टेम्परेचर देना पड़ा तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया, इतना टेम्परेचर देना पड़ा तो किसका बॉइलिंग पॉइंट आया, सॉल्यूशन का। धड़ल्ले से डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट आ गया क्या, नहीं आया है। ये जीरो होता है, सबको पता है ओरिजिन। जीरो से T0B तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे टेम्परेचर हो गए, TB तक जाने के लिए बीच में बहुत सारे टेम्परेचर हो गए, है कि नहीं। उतना हीट देना पड़ेगा तो सॉल्यूशन वहाँ तक क्या हुआ है, पहुँचा है। देखो, टू रीच बॉइलिंग पॉइंट द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच देयर रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर अटेन 1 atm। इतना टेम्परेचर दिया है कि उनका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm। 1 atm यानी कितना, 760 mmHg। और एक सर्टन टेम्परेचर पे इनका जो भी वेपर प्रेशर है वो बराबर इसके बराबर हो जा रहा है। सॉल्वेंट का कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, T0B पे हो रहा है, और सॉल्यूशन का कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, TB पे हो जा रहा है ना। देखो दिख रहा है, ठीक है। एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ द
प्योर सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है सॉल्यूशन, कोई भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, जबकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। दिख रहा है, जैसे सपोज मैं यही टेम्परेचर ले लूँ, इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, जबकि सॉल्यूशन का कैसा है इसके मुकाबले, कम। दिख रहा है, यहाँ पे यानी कम है, यहाँ पे यानी ज्यादा है। ऐसा ग्राफ पढ़े हो मैथ्स में, ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे तुमको T0 भी और TB दिया है, ये 0 है, ओरिजिन तुमको पता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, दिया नहीं है लेकिन नहीं होगा, ऐसा है क्या, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 2 3 4 जो भी होगा। अगर मैं इस सपोज मैंने 1 डिग्री ले लिया, 1 डिग्री टेम्परेचर पे अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देख रही हूँ तो इतना होगा, और वही 1 डिग्री पे अगर मैं सॉल्वेंट का देख रही हूँ तो सॉल्वेंट का कितना होगा, इतना। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा, और सॉल्यूशन का कैसा है, वही बता रहा है कि कोई भी टेम्परेचर तुम लोगे उस पे अगर तुम वेपर प्रेशर दोगे देखोगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा आएगा, कम। वही अगर मैं 2 डिग्री पे देखूं यहाँ पे, तो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा आ रहा है, कम, जबकि सॉल्वेंट का कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना। ऐसा पढ़ा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट के दोनों नंबर देखने रहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो तुम यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 2, 3 ऐसा लिख के रखते हो ना, सेम टू सेम यहाँ पे वही करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस सॉल्यूशन के लिए, ये डिस्टेंस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कैसा है, कम, जैसे कि जबकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। ये बोल रहा है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे भी अगर तुम देखोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा आएगा, कम आएगा, और सॉल्वेंट का कैसा आएगा, ज्यादा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर का, समझ में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नीड हायर टेम्परेचर, इसलिए जो सॉल्यूशन है उसको टेम्परेचर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कैसा है, कम। वेपर प्रेशर कम है इसलिए 1 atm तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा, जबकि इसका वेपर प्रेशर इसके मुकाबले कैसा है, ज्यादा है, तो 1 atm तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कैसा लगेगा, कम। समझ में, इसलिए देखो हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर तो सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा। टेम्परेचर इसको कम दे रहे इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है। समझ में आया, ग्राफ समझा। ये ग्राफ आएगा तो तुम वो लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे, समझे। अगर ये वाला पॉइंट किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाऊंगी, फिर से ग्राफ बना के समझाऊंगी मैं। यहाँ थोड़ा कीचड़ माचड़ हो गया था। ये बाकी सब समझे, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, ठीक है। और कितना करना है उनको, 1 atm करना है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ में आया सबको। तुमको कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट्स नहीं समझा, ऐसा कोई है, आगे का कंटिन्यू करें। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बताएंगे एक बार। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सॉल्यूशन का। कब, जब उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसको ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्यों बढ़ता है वो भी देखा हमने, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कैसा है, कम। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 1 atm तक पहुंचने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा, जबकि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसा लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। समझ में आया, याद रखना है तुमको, मैं कल पूछूंगी, ठीक है। और ग्राफ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये ग्राफ ही नहीं समझाते हैं, ये ग्राफ में दिया क्या है, समझ में आया ग्राफ में दिया क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो ये टेम्परेचर का है और ये किसका है, वेपर प्रेशर। जैसा तुम मैथ्स में बनाते हो सेम टू सेम वही ग्राफ है, बस यहाँ नंबर्स के जगह अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं, 0। यहाँ से काउंटिंग चालू करते हो ना तुम, 1 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग चालू करते हो 1 2 3 4, है कि नहीं। यहाँ पे चालू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3
प्रेशर 2 आ रहा है और इसका पेपर प्रेशर कितना आ रहा है, किसका पेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, वही दिखा है वहाँ पे कि कोई भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का पेपर प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा, और सॉल्यूशन का कम। समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो, आगे एक नई कॉन्सेप्ट है, तुमको दिखाया है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है उसका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन है, मैं तुमको समझाती हूँ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? डेरिवेशन नहीं है इसमें, ग्राफ आता है, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई पूछे कि ग्राफ में क्या दिया है, तुमको बताते आना चाहिए ग्राफ में क्या दिया है। ठीक है, और लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है तुमको। ठीक है, हाँ, और क्या देखना था? आगे एक नया चीज आई, न्यू टर्म आई है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको ही बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या स्पेलिंग है? स्पेलिंग SCOPI। ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नई टर्म दिख रही है, दोनों का नाम एक ही है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलो या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो, दोनों एक ही है। Kb सिंबल क्या है इसका, Kb। तो ये होता क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है। अलग अलग कांस्टेंट देखे ना, कौन कौन से कांस्टेंट देखे बताओ तो? 10th में कौन सा देखा था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट देखा था। हेनरी का लॉ क्या है बताओ तो एक बार? S is directly proportional to P। सूरज भैया is directly proportional to प्रतीक भैया। अरे गधो, solubility is proportional to pressure। ये हेनरी का लॉ है बेवकूफो, है कि नहीं? तो उसका कांस्टेंट देखा था KH। क्या देखा था? KH। तो इस लेसन में हमने KH पहला कांस्टेंट देखा है। ठीक है, गैस कांस्टेंट R इज द गैस कांस्टेंट। इसके पहले सबसे पहले एक कांस्टेंट देखा था जब तुमको कुछ पता भी नहीं था कि कांस्टेंट नाम की चीज भी होती है दुनिया में, है कि नहीं? तब साइंस का पहला लेसन आया था 10th में, ग्रेविटेशन, और फिर उसमें देखा था कि G इज द कांस्टेंट। नहीं, इसके पहले भी देखा था 9वीं में तुम लोगों ने, बताओ कहाँ देखा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन का नाम है, उसमें तुमने कांस्टेंट देखा है। ठीक है, समझ में आया? रो इज द कांस्टेंट विच इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है कि नहीं? वो भी एक प्रकार का कांस्टेंट था, है ना? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको किससे दिखाते हैं? Kb से। उसका ही दूसरा नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो तुमको पूछा जा सकता है 2-3 प्रकार से इस क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमको बताती हूँ ये कांस्टेंट आया कहाँ से। तो एक स्टेटमेंट है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोलैलिटी को। किसको प्रोपोर्शनल रहता है? मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी क्या है कि नहीं? एक एक नई नई चीज आ रही है। मोलैलिटी, मोलैलिटी तोतला हो गया ना वो। दीदी बोल रहे होंगे अरे दीदी तोतला क्यों बोल रहे, मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी क्यों बोल रहे हैं? मोलैरिटी भी होता है, मोलैलिटी भी होता है कि नहीं, है ना? तो मोलैलिटी, ये भी तुमको बोला था कॉन्सेंट्रेशन, जो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें पढ़ के आना। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल, है कि नहीं? ये सब चीज़ें वहाँ पे। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ के आया वो इधर ध्यान देंगे। मोलैलिटी क्या होता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, मोलैलिटी जो है ये रेशो है। क्या है? एक रेशो है। किसका रेशो है? इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सपोज कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन को मोलैलिटी में बनाना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन किस में बनाना है? मोलैलिटी में। तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को लेना पड़ेगा और सॉल्वेंट के मास को लेना पड़ेगा, किसमें? केजी में। ठीक है, तो वो जो भी सॉल्यूशन है वो किस में बनेगा? मोलल में बनेगा। क्या बनेगा? मोलल। मोलर ऐसा सुना होगा, केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो, इतना मोलर है, नॉर्मल है कि नहीं? मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, बॉटल्स देखे हैं केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, बॉटल देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी, है कि नहीं? 0.1 मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर ऐसा लिखा रहता है, उसके ऊपर लेबल लगाया रहता है।
कहीं कहीं पे 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, 0.02 नॉर्मल, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ऐसे ही धड़ल्ले से कुछ भी कुछ डाल के बना रहे क्या? नहीं, नाप तोल के बना रहे हैं। कैसे नाप तोल के बना रहे हैं? इस फॉर्मूले को नाप तोल के बना रहे हैं, ठीक है, और उसी जैसे ही नाप तोल के बना रहे हैं वही चीज वहां पे लिख के रखी है। समझ में आया? समझ में आया? ये तुम आगे पढ़ोगे जब कहाँ जाओगे, जब बीएससी में जाओगे तब, जब एमएससी में जाओगे तब। लेकिन कुछ कुछ बच्चे रहते हैं एमएससी में जाके भी उनको सॉल्यूशन बनाने नहीं आता है, उनको पता नहीं रहता मोलर यानी क्या होता है, नॉर्मल यानी क्या होता है, मोलल यानी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन यानी क्या होता है, समझे? तो इसीलिए 11वीं में ट्यूशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मोलल यानी क्या होता है? मोलैरिटी तुमको बता दिया, ये क्या है? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी में। ग्राम में लोगे चलेगा क्या? ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? मोलैलिटी। क्या कह रहे हैं? और इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। किससे दिखाते हैं? ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा इतनी लंबी चीज, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको किससे दिखा रहे हैं? डेल्टा टीबी से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको? मोलैलिटी को। किसको प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है? इज इक्वल टू, और क्या आता है उसके साथ? कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट कोई एरा गेरा नत्थु केरा कांस्टेंट आ रहा है क्या? नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आ रहा है जिसका नाम है केबी, एम जैसे का। तो यहाँ पे जो केबी आया है इसको ही हम बोल रहे हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? तो एक स्टेटमेंट है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? मोलैलिटी को, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू और क्या आता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो है केबी, जिसका नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 रही, क्या रही? 1, तो वो जो सॉल्यूशन है जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा वही रहेगा उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जब इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी तो बचा क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, है कि नहीं? यानी अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है, कितना है? 1 मोलर, ठीक है, तो उसका जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही क्या रहेगा? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी। समझ में आया? समझ में आया? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है। हर एक कांस्टेंट की वैल्यू रहती है क्या? ठीक है, हेनरी के कांस्टेंट की वैल्यू बताई क्या तुमको? नहीं। समझ में आई? ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई है ये जड़? ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है तुमको। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हटाएंगे तो ये इज इक्वल टू और क्या आएगा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किससे दिखाएंगे? डेल्टा टीबी। समझ में? डेल्टा चीज है नहीं, एलिवेशन दिखा रहा है, टी दिखाया यानी कि टेम्परेचर, बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल्टा इसलिए एलिवेशन। अगर इसके जगह मैं डेल्टा पी लिखती यानी क्या रहता? वेपर प्रेशर लोअरिंग, डेल्टा पी। समझ में? ये सब ये है सिंबल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो ये किसको प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी को। ये हट गया तो क्या आया? केबी, ठीक है। तो एम के बारे में बताया मैंने कि एम की वैल्यू, एम यानी क्या? स्मॉल एम इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने मोलल का है वो है बता रहा है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो दिख रहा है कांस्टेंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट हम कहते हैं इसको, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे तुम्हारे घर में 3-4 नाम है, गधे घोड़े, है कि नहीं, और तुम्हारा असली वाला नाम, वैसे इसका नाम भी कितने हैं? 3। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आया? आगे यही बोल रहा है कि अगर m की वैल्यू मैंने 1 रख दी, m की वैल्यू क्या रख दी? 1, तो क्या हो जाएगा? m 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, क्योंकि m तो कितना हो गया है? समझ में आया? वही बाद में बताया। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन में अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे
ठीक है, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना भी बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको ही कहेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, है कि नहीं। इसको गर्म करें, जितना टेम्परेचर है उतना ही क्या हुआ, केबी। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग चीज़ों में हम दिखाते हैं, मोलैरिटी में दिखाते हैं, मोलैलिटी में दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलल ही क्यों लिया हमने, है कि नहीं। मोलैरिटी भी ले सकते थे, तो इसके ऊपर मैंने एक नोट लिख के दिया है, सॉरी यूनिट बताना था तुमको, इसका यूनिट क्या है। कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना इसका, है कि नहीं। हर एक चीज़ का क्या होता है, अपना अपना यूनिट होता है कि नहीं होता है। तो इसका भी अपना क्या है, यूनिट। यूनिट भी इसके फॉर्मूले से ही निकला है। देखो यूनिट कैसे निकला है इसका, हमको किसका यूनिट चाहिए, केबी का। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट सबको पता है, क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है कि नहीं। और मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी। अब इसका क्या है, मोलैलिटी का मोल पर केजी, मोलैलिटी का यूनिट है मोल पर केजी। ठीक है, तो यही किसका यूनिट है, केबी का। केबी का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केजी और मोल इनवर्स। ठीक है, केल्विन है तो केजी मोल इनवर्स, के फॉर केल्विन, केजी मोल इनवर्स। कैसे आया देखो, ये केजी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, ये केजी हो गया, और मोल नीचे, मोल नीचे, इसको ऊपर लेके आऊंगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, -1। और टेम्परेचर है केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, मोल को ऊपर लेके गई तो क्या आ गया, मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स आ गया इसका यूनिट। समझ में आया, फॉर्मूले से कैसे यूनिट निकाले। मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी। नंबर ऑफ मोल का यूनिट है मोल, और केजी, मोल पर केजी किसका यूनिट हो गया फिर, मोलैलिटी का। ठीक है, और टेम्परेचर का तो ऑलरेडी पता है क्या है, केल्विन। समझ में आया, फिर से बताओ ये मोल पर केजी कैसे आया है, मोल पर केजी कैसे आया है, समझ में आया तुमको, यूनिट कैसा है इसका, नहीं समझा। देखो नहीं समझा डायरेक्ट बोल दो, मैं फिर से समझाऊंगी। नहीं समझा, एक बार और समझाओ। ये समझ में आया, इसके पहले जो पढ़ा है यूनिट कैसा है वो समझ में आया। किसको नहीं समझा है, हाथ ऊपर करेंगे, करो ना भाई, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरे को खुद नहीं समझा है। ठीक है, मैं ऐसा मान लेती हूँ मेरे को नहीं समझा है, खुश। ठीक है, तो देखो ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी तुमको बताया मैंने क्या होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इस मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल, क्या होता है, और मास का यूनिट क्या होता है, यानी मोलैलिटी का यूनिट क्या हो गया। ठीक है, मोलैलिटी का यूनिट तुमको पता है, फॉर्मूला हम लोगों को केबी का पता चल गया है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू केबी। हमको यूनिट किसका निकालना है, केबी का। तो क्या करूंगी, यूनिट हमेशा फॉर्मूले से ही निकालते हैं, तो क्या करूंगी, इसको इधर भेज दूंगी, डेल्टा टीबी अपॉन एम। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सबको पता है, क्या होता है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, केल्विन। क्या होता है, मोलैलिटी का अब भी निकाला, क्या है, मोल पर केजी, मोल डिवाइडेड बाय केजी। ठीक है, मोल डिवाइडेड बाय केजी। डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर किसमें जाएगा, न्यूमरेटर में, तो के ये ऊपर चला जाएगा, तो के के साथ क्या आ जाएगा, केजी, और मोल नीचे का वैसे। ये किसका हो गया, केबी का। मेरे को मोल नीचे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको कहाँ लेके आ जाऊंगी, ऊपर। नीचे में पॉजिटिव पावर है इसका, +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, के केजी मोल इनवर्स, ये यूनिट है। समझ में है कैसे है। ठीक है, देखो तुमको ना समझे तो डायरेक्ट मुझे बोल देते जाओ कि हमको नहीं समझा है। ठीक है, सिमिलरली इसी से रिलेटेड है, यही जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, इसी में मोलैलिटी की वैल्यू पुट की और फिर आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो पूछता है कि रिलेशन बिटवीन, क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास,
मोलर मास एंड केबी और मोलर मास के बीच का क्या बताना है हमको रिलेशन। या फिर क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास फ्रॉम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर मास कैसे निकालोगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की मदद से, ठीक है, कैसे निकालोगे फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तुम्हारे हेडिंग डाल दी गई होंगी, क्या दी है हेडिंग बताओ तो आगे की। देखो बोला है ना क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तुमको दिया है, मोलर मास कैसे निकालोगे, ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास बताओ तो कोई, व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास पूछ रही हूं मैं, एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोलार मास। सपोज ये मॉलिक्यूल है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल है H के कितने मॉलिक्यूल है 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, इन सब के एटॉमिक मास को सम कर दो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 और 2 18, ये मोलार मास हो गया किसका। क्या किया, जितने भी एटम्स थे सबके एटॉमिक मास को क्या कर दिया प्लस, उसको ही क्या बोल रहे हैं हम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। समझ में, मॉलिक्यूलर मास मोलार मास। ये तो फिर से तुम मेरे को क्वेश्चन मार्क जैसे देखते क्या बोल रही है, समझ में आया मोलार मास क्या होता है, ठीक है। तो यही मोलार मास निकालना है हमको किसका, सॉल्यूट का, किसकी मदद से, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की मदद से। तो हमको और कोई फॉर्मूला नहीं पता है, इसके पहले बस इतना ही पता है कि डेल्टा टीबी यानी क्या होता है, केबी इंटू क्या होता है एम, और उसके बाद हमको एम की वैल्यू पता है। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं, क्या है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सपोज सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट जो है W2 ग्राम है इसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है W1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास है सॉल्यूट का M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास सॉल्यूट का कितना है W2, मोलर मास कितना है, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं हम, एन की वैल्यू कल बताया था, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है सॉल्यूट का, कितना है मास, और मोलर मास कितना है कि नहीं। तो ये नंबर ऑफ मोल निकाल लिया हमने किसका, सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है W1 ग्राम, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्वेंट का मास किस में लिखना है हमको, लेकिन हमारे पास क्या है, किस में लिखा है, ग्राम का किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको ये पता है 1 kg यानी कितने ग्राम होते हैं, लेकिन 1 ग्राम यानी कितने kg होते हैं ये पता है क्या, क्योंकि तुम गधे हो। क्या करोगे, इसको करो इधर 10 to the power 3 ऊपर लेके गया तो 10 to the power -3, तो 1 ग्राम यानी कितने kg, 10 to the power माइनस, 1 ग्राम यानी इतने kg, तो W1 ग्राम यानी कितने kg, W1 इंटू 10 to the power -3 है कि नहीं। 1 किला 2 रुपए तो 2 किले 4, कैसे किया 2 इंटू 2 है कि नहीं। तो 1 ग्राम यानी 10 to the power -3, तो W1 यानी W1 इंटू 10 to the power -3 kg। समझ में आया, ठीक है। ये सब वैल्यू हमको इसमें क्या कर देना है, पुट। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या निकाला W2 अपॉन M2 है कि नहीं। और मास ऑफ सॉल्वेंट kg में क्या बता रहे हैं हम, W1 इंटू 10 to the power -3, ये 10 to the power -3 ऊपर लेके जा सकती हूँ मैं, तो W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये ऊपर गया तो 10 to the power 3
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पता है तो मैं मोलर मास निकाल सकती हूँ सॉल्यूट का इस फॉर्मूले से। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? कुछ नहीं हुआ, नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए और मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। ठीक है, यहाँ पे हमने माना है कि W2 मास है किसका, सॉल्यूट का, M2 उसका मोलर मास है और W1 मास है किसका, सॉल्वेंट का। ये माना है, ठीक है, सपोज किया। समझ में आया? तब हमको मिला है, नहीं तो मिलता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमको पता है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो ये सब जो छोटे मोटे फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के, ये तुम रोज रोज पढ़ते जाओ। कब पढ़ते जाओगे? रोज रोज। ठीक है, रोज रोज जैसे खाना खाते हो ना, ब्रश भी करते, कुछ लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ब्रश एक दिन मत करो और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पढ़ लो। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या अब तुमको ये बोलूँ क्या बच्चे रोज ब्रश करना चाहिए करके, 12वीं के बच्चों को ये समझाऊँ क्या मैं? समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला? ईजी है, कुछ नहीं है, बस यही वाला था। देखो इंट्रोडक्शन किससे करवाया, इत्तू से। यहाँ से लेकर यहाँ की यात्रा मुश्किल है, कठिन है, बहुत ज़्यादा इजी है? बताओ। ये दिख रहा स्मॉल m, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी, हमको पता थी क्या? अरे पता थी गधो, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास। नहीं पता थी क्या, गधो कहीं के, बेवकूफ। ठीक है, तो वहाँ तुम m की वैल्यू लिख सकते हो। m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसका नंबर ऑफ मोल? सॉल्वेंट का। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का तुमको नहीं पता है। ठीक है, तो सपोज N2 नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का, तो फिर इसका भी फॉर्मूला है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? तो हमने माना सॉल्यूट का मास W2 है और उसका मोलर मास कितना है, M2। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, W2 अपॉन M2। तो N2 के जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, और मास को तो हमने कन्वर्ट कर ही लिया है कि नहीं? समझ में आया? या फिर जितनी भी चीज़ें तुमको नहीं समझ में आ रही वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि 11वीं में तुमने पढ़े होगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ नहीं दी है। देख सकते हो तुम अपने डेरिवेशन में। ठीक है, तो तुम वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो ये सब चीज़ें। समझ में आया? तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो तुम्हारी नोट्स है, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो पता चला अब भी हाँ हाँ बोल रहे हो और फिर जब पेपर में पढ़ते समय तुमको पता ही नहीं है N2 कहाँ से आया, W2 कहाँ से आया, M2 कहाँ से आया। तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हो तुम लोग ये वाली चीजें, M की वैल्यू, मोलैलिटी जिसको कह रहे हैं। या फिर ये डेरिवेशन में करके दूं, तुम लिखोगे इजी वाला वे,